उस बूढ़े के मुंह से बार बार अरण्यग्राम नाम सुनकर प्रेरणा और कांस्टेबल राणा दोनों ही हैरान थे। राणा ने बूढ़े से पूछा, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो बाबा? क्या है ये अरण्यग्राम? कोई जगह है क्या? लेकिन उस बूढ़े ने जैसे राणा की बात सुनी ही नहीं। वो लगातार बस एक ही शब्द बड़बड़ाए चला जा रहा था, अरण्यग्राम, अरण्यग्राम, अरण्यग्राम। तभी एक अधेड़ उम्र की औरत उस मकान में दाखिल हुई। उसके हाथ में दवाइयों की एक थैली थी। राणा ने उसे देखते ही कहा, अरे आओ चंदा आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। फिर बूढ़े की तरफ इशारा करते हुए बोले, तो क्या यही है वो आदमी जिसके बारे में तुमने मुझे बताया था? हाँ साहब। चंदा नाम की उस औरत ने दवाइयों की थैली बूढ़े के बिस्तर के पास रखते हुए कहा, ये सारंग हैं, मेरे पति। बहुत साल पहले अचानक ही गायब हो गए थे। बहुत ढूंढा इन्हें पर मिले नहीं। फिर अचानक ही एक दिन हमें किसी ने फोन करके खबर दी कि कोई आदमी हाईवे पर भटक रहा है जिसका हुलिया बिल्कुल इनके जैसा ही था। और फिर ये हमें उसी हाईवे पर मिले और हम इन्हें घर ले आए। राणा ने उस बूढ़े को गौर से देखते हुए कहा, इनकी दिमागी हालत ऐसी कब से है? इस पर चंदा ने उसे बताया, साहब जब से ये वापस मिले हैं ना, तब से ही इनकी दिमागी हालत ऐसी ही है। बस उसके बाद से ही ये दिन भर ऐसे सांप जैसे नीले नीले निशान बनाते रहते हैं और ऐसे ही बड़बड़ाते रहते हैं। हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आता साहब। चंदा राणा को ये सब बातें बता ही रही थी, जिन्हें सुनते ही प्रेरणा बहुत ही गौर से दीवारों पर बने उन नीले निशानों को देखे जा रही थी। कमरे की सारी दीवारें सांपनुमा नीले निशानों से भरी हुई थी और ये ठीक वैसे ही निशान थे जिन्हें प्रेरणा ने अपने भाई अमृत की गर्दन पर देखा था। और उसके बाद वैसा ही जिंदा सांप अपने गले में डाले वो आदमी प्रेरणा के घर के नीचे खड़ा उसे घूर रहा था। तभी प्रेरणा को कुछ फुसफुसाहट सुनाई दी। उसने यहाँ वहां देखा पर उसे कोई नहीं दिखा। उसने कांस्टेबल राणा से धीरे से पूछा, आपको कुछ सुनाई दिया क्या? तो कांस्टेबल राणा ने ना में सिर हिलाया, पर वो आवाज जैसे सिर्फ प्रेरणा के ही कानों में आ रही थी। वो हैरान होकर इधर उधर देखने लगी। तभी उसकी नजर कोने पर रखे पुराने से संदूक की तरफ गई। उसे ऐसा लगा ये आवाज उसमें से आ रही है। प्रेरणा उसकी तरफ बढ़ी और फिर उसने उस धूल से भरे संदूक को खोल दिया। संदूक खुलते ही वो आवाज कहीं गायब हो गई। संदूक में कुछ अजीब किस्म के छोटे छोटे से औजार रखे हुए थे। साथ ही कांच की बहुत सारी छोटी छोटी बोतलें थीं जो पीली पड़ चुकी थीं। लेकिन इन्हीं के बीच प्रेरणा को एक किताब उस संदूक में रखी हुई दिखाई दी, जो दिखने में एक प्राचीन किताब जैसी मालूम हो रही थी। प्रेरणा ने देखा कि उस किताब के पहले पन्ने पर लिखा हुआ था सुयांश वंश। उसकी समझ में कुछ भी नहीं आया। उसने वो किताब उठाई और बहुत आहिस्ता से उसके एक एक पन्ने को पलटकर देखने लगी। किताब की भाषा बहुत अजीब थी, लेकिन वहां बीच बीच में उसका ट्रांसलेशन भी लिखा हुआ था, जिसे पढ़कर प्रेरणा को ये समझ में आ गया कि ये किताब शायद किसी सुयांश वंश नाम के समूह के इतिहास के बारे में है। तभी एक पन्ने को पढ़ते पढ़ते प्रेरणा बुरी तरह से चौंक उठी। वहां लिखा हुआ था, सुयांश समूह के लोगों की सबसे प्रमुख पहचान उनके पैरों की उंगलियां होती हैं। जो कोई व्यक्ति सुयांश सभ्यता से ताल्लुक रखता है या नहीं, इसका पता उनके पैरों की उंगलियों को देखकर लगाया जा सकता है, क्योंकि इन लोगों के दोनों पैरों में 5 नहीं
बल्कि 6 उंगलियां होती हैं। किताब की ये लाइन पढ़ते ही प्रेरणा के दिमाग में जैसे कोई धमाका सा हुआ। उसने मन ही मन कहा, मेरे भी दोनों पैरों में 6 उंगलियां हैं और मेरे भाई अमृत के पैरों में भी 6 ही उंगलियां हैं। प्रेरणा का दिल अब तेजी से धड़कने लगा। उसने देखा कि राणा अभी भी चंदा से कुछ सवाल जवाब कर रहा था और वो बूढ़ा अभी भी वैसे ही अरण्यग्राम का नाम लेकर बड़बड़ाए जा रहा था। प्रेरणा ने सबकी नजर बचाकर फौरन वो किताब अपने बैग में रख ली और फिर राणा से कहा, राणा अंकल, आई थिंक अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। इसी के साथ प्रेरणा तेजी से उस मकान से बाहर निकल गई। उधर रुद्र अपने कमरे में लैपटॉप में काम कर रहा था कि तभी उसने एक अजीब सी हरकत की। उसने अपने लैपटॉप को ऐसे उछाला मानो गेंद हो और फिर कैच कर लिया, जैसे खुद ही उछाल कर खुद ही बचाने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद वो खुद से ही बोला, ये मैं क्या कर रहा हूं, कहीं लैपटॉप गिर जाता तो। फिर दोबारा उसने लैपटॉप उछाला, इस बार और फोर्स के साथ, और घबराते हुए उसने खुद ही उसे गिरने से बचाया भी। अरे अगर ये गिर गया तो मेरी जेब बिना वजह इसे ठीक कराने में कट जाएगी। तभी फिर से उसने लैपटॉप को उछाला और वो उसके साथ ऐसे खेलने लगा जैसे गेंद हो। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये उसके साथ क्या हो रहा है। वो लैपटॉप के साथ क्यों खेल रहा है। वो बार बार लैपटॉप उछालकर उसे गिरने से बचा रहा था और फिर जिसका डर था वही हुआ। अचानक रुद्र ने लैपटॉप पटक दिया और एक जोरदार आवाज हुई। फिर वो सक पका गया कि ये उससे क्या हो गया। उसने गिरा हुआ लैपटॉप उठाया तो देखा कि स्क्रीन ने काम करना बंद कर दिया था। अब वो खुद से बोला, पता नहीं बचपन से मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। कभी कभी जो मैं नहीं करना चाहता, जिसके बारे में मैंने सोचा भी नहीं होता, वो मैं ऐसे ही अचानक कर बैठता हूँ। अब इस लैपटॉप की स्क्रीन का क्या करूं जो बिना वजह ही मुझसे टूट गया। अभी रुद्र ये सब सोच ही रहा था कि तभी एक तेज खड़खड़ाहट की आवाज कमरे में गूंज उठी। रुद्र ने देखा कि कमरे का दरवाजा पूरी तरह से हिल रहा है, इतनी जोर से मानो वो अपनी जगह से उखड़ जाएगा। कुछ देर तक वो दरवाजा ऐसे ही हिलता रहा। बचाओ, बचाओ। तभी उसने खुद से बोला, कहीं वो तुरुक्षिणी तो नहीं कर रही है। हे भगवान, मुझे बचा लो इस तुरुक्षिणी से। पता नहीं क्यों गले पड़ गई है वो मेरे। दरवाजे के और जोर से हिलने पर दहशत के मारे रुद्र चीख कर उठा और गिर गया। ठीक उसी वक्त दरवाजे का हिलना बंद हो गया। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। फर्श पर पड़ा दर्द से करहाता हुआ रुद्र फटी फटी आंखों से अपने चारों तरफ देख रहा था, लेकिन कमरे में उसके अलावा दूसरा कोई भी नहीं था। तभी हल्की सी सरसराहट की आवाज हुई। रुद्र ने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। अभी अभी किसी ने एक बड़ा सा लिफाफा दरवाजे के नीचे से अंदर सरकाया था, लेकिन रुद्र की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो दरवाजा खोलकर ये देख सके कि आखिर वो शख्स कौन था। उसने एक पल के लिए इंतजार किया, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा और वो लिफाफा उठा लिया। फिर खुद से ही बोला, शुक्र है ये तुरुक्षिणी नहीं थी। पर ऐसे कौन लिफाफा देता है?
अगर ये दरवाजा कुछ देर और ऐसे ही बजता तो मेरा तो हार्ट फेल ही हो जाता आज। अपने आप से ये सब बड़बड़ाते हुए उसने उस लिफाफे को खोला और देखा कि उस लिफाफे में 3 चीजें थी। एक बड़ा सा नक्शा, किसी गेस्ट हाउस का एड्रेस और नोटों की एक गड्ढी। रुद्र समझ गया कि ये चीजें जरूर निमिषा ने उस तक पहुंचाई हैं। उसने फौरन निमिषा को कॉल किया। आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वह अभी दूसरी कॉल, लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी उसका नंबर नहीं लगा। हैरान परेशान से रुद्र ने अब वो नक्शा खोलकर देखा। उसकी बनावट इतनी उलझी हुई थी कि रुद्र को कुछ भी समझ में नहीं आया। फिर उसने उस गेस्ट हाउस के एड्रेस पर गौर किया। वहां जिस जगह का नाम लिखा हुआ था वो नाम रुद्र ने आज से पहले कभी नहीं सुना था। आखिर ये निमिषा मैडम मुझसे क्या करवाना चाहती हैं? नोटों की गड्डी को उठाते हुए रुद्र ने मन ही मन में सोचा। तभी उसके फोन की मैसेज टोन बज उठी। रुद्र ने फौरन देखा। ये निमिषा का ही मैसेज था जिसमें लिखा हुआ था, अरण्य ग्राम में ही खुलेगा तुम्हारी किस्मत का ताला। अगर तुम इस डील के लिए तैयार हो तो कल सुबह ही अरण्य ग्राम के लिए रवाना हो जाओ, वरना डील कैंसिल। और एक बात अच्छी तरह से याद रखना, तुम कौन हो, कहां से आए हो और तुम्हारा क्या उद्देश्य है, ये राज किसी को भी पता नहीं लगना चाहिए। आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वह अभी दूसरी ये मैसेज पढ़ते ही रुद्र ने एक बार फिर से निमिषा का नंबर ट्राई किया, लेकिन इस बार भी वो नंबर नहीं लगा। रुद्र ने अब मन ही मन फैसला लेते हुए कहा, बेटा रुद्र, निमिषा की इस डील को एक्सेप्ट करने के अलावा अब तेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और वैसे भी तुझे इस वक्त पैसों की बहुत सख्त जरूरत है, तो अपना सामान बांध और सुबह होते हुए निकल ले अरण्य ग्राम के रहस्यमयी सफर पर। इसी के साथ रुद्र अपना सामान पैक करने लगा, पर वो अब भी यही सोच रहा था कि अगर सिर्फ ये लिफाफा ही देना था तो दरवाजे को ऐसे खड़काने की क्या जरूरत थी? आखिर ये किसका काम था? एक तरफ जहां रुद्र के साथ अजीब सी घटनाएं हो रही थीं, वहीं अरण्य ग्राम के जंगलों में तुरुक्षणी को देखने के बाद सुखना ताल पर स्नान करने गईं वो सभी विषानियां बदहवास सी भागती हुई निर्वाणा भवन के अंदर दाखिल हुई। भवन में पहुंचकर उन्होंने अभी राहत की सांस ली ही थी कि एक विषानी ने चौंकते हुए कहा, अरे वो नंदिनी कहाँ है? ये सुनकर बाकी सभी विषानियों के होश उड़ गए। वो शायद रास्ता भटक गई थी, एक विषानी ने कहा। ऐसा नहीं हो सकता, दूसरी विषानी फौरन बोली। नंदिनी इस जंगल के चप्पे चप्पे से वाकिफ है। वो तो ऐसे ऐसे खुफिया रास्ते जानती हैं जो हम में से किसी को भी नहीं पता। इस पर कुछ विषानियों ने डरते हुए कहा, तो फिर कहीं वो तुरुक्षणी का शिकार तो नहीं हो गई? हमें फौरन स्वामिनी को सूचना देनी चाहिए। इतना कहकर वो सभी विषानियां भवन के उस हिस्से की तरफ बढ़ गईं जहां मोहिनी का निवास स्थान था। ठीक उसी समय भवन के पीछे वाले हिस्से में एक खुफिया रास्ते से होकर नंदिनी नाम की वो विषानी अंदर दाखिल हुई। इस वक्त वो बुरी तरह से हाँफ रही थी और उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसे रह रहकर इस बात का डर सता रहा था कि अभी थोड़ी देर पहले जब वो अंधेरे खंडर में अपने प्रेमी के साथ थी तो कहीं किसी ने उसे देख तो नहीं लिया था। वो तेजी से आगे बढ़ती जा रही थी कि तभी उसे दूर से आती हुई एक आवाज सुनाई दी। रुको, कहाँ जा रही हो तुम? इधर आओ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। ये आवाज राजी की थी। वो अब भी उसी अंधेरी कोठरी में कैद था और उस छोटे से रोशनदान में से लगातार बाहर झांक रहा था, इस उम्मीद में कि किसी की तो नजर उस पर पड़ेगी, कोई तो उसकी आवाज सुनकर उसकी मदद करने यहाँ आएगा।
लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तभी उसकी नजर नंदिनी पर पड़ी और उसने उसे आवाज देकर पुकारा, लेकिन नंदिनी ने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो पहले से ही बहुत डरी हुई थी। इस डर से कि कहीं कोई उसे यूं चोरी छिपे अंदर आती ना देख ले, नंदिनी ने बहुत ही फुर्ती के साथ खुद को अंधेरी झाड़ियों में छुपा लिया और फिर धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ने लगी। लेकिन अभी वो कुछ ही कदम चली ही थी कि उसे थोड़ी दूरी पर झाड़ियों में एक तेज हलचल दिखाई दी और अभी नंदिनी ठीक से कुछ समझ पाती कि उसे अंधेरे में सुर्ख लाल आंखें चमकती हुई दिखाई दी, जिसकी एक झलक देखकर ही नंदिनी के होश उड़ गए, क्योंकि वो तुरुक्षणी थी। हे भगवान, ये तुरुक्षणी तो मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ पहुंची। अब मैं क्या करूं? बुरी तरह से घबराई हुई नंदिनी अपनी जगह पर रुक गई। उसने अपनी सांस तक रोक ली। तुरुक्षणी उससे कुछ ही कदमों की दूरी पर खड़ी हुई थी और बस नंदिनी को एकटक घूर रही थी। ये देख नंदिनी वहां से भागने लगी और उसे ऐसा लगा जैसे तुरुक्षणी उसके पीछे भाग रही हो। निर्वाणा भवन के अंदर मोहिनी इस वक्त अपने उसी आसन पर विराजमान थी। भवन की सभी विशानियां उसके सामने अपने हाथ बांधे और सिर झुकाए हुए खड़ी हुई थीं। मोहिनी की आंखें बंद थीं, लेकिन उसके चेहरे पर थोड़ी कठोरता दिखाई दे रही थी। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि तुम विशानियों ने सुखना ताल का स्नान अधूरा छोड़ दिया। कमरे में मोहिनी की आवाज गूंजी तो सभी विशानियां अंदर ही अंदर सहम कर रह गईं। लेकिन एक विशानी ने बहुत ही डरते डरते कहा, स्वामिनी, वो वहां पर अचानक तुरुक्षणी आ गई थी तो हम सब डर गई। घबराहट में हमें कुछ नहीं सूझा तो हम सब वहां से भाग गए। क्या? मोहिनी ने एक झटके से अपनी आंखें खोल दी और एक एक विशानी को घूरते हुए पूछा, क्या तुम सबको वो तुरुक्षणी दिखाई दी थी? जी हाँ स्वामिनी। सभी विशानियों ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा। उसमें से एक विशानी बोली, खबर तो ये भी है कि तुरुक्षणी गांव वालों को भी नजर आई और उसने उन पर हमला किया और एक आदमी को उठाकर भी ले गई। ये सुन मोहिनी ने गुस्से में कहा, उस तुरुक्षणी को तो मैंने नष्ट कर दिया था, फिर वो यहां वापस कैसे आई? मोहिनी की बात सुन वही विशानी बोली, ये तो हम भी सोच रहे थे कि वो वापस कैसे आ सकती है जब आप उसे नष्ट कर चुकी हैं। मोहिनी का गुस्सा धीरे धीरे बढ़ रहा था। मोहिनी जो अब तक उस आसन पर बैठी हुई थी, अब अपने आसन से उठ खड़ी हुई और बहुत ही ठंडे लहजे में बोली, नंदिनी कहाँ है? वो तुम लोगों के साथ वापस क्यों नहीं लौटी? वो हमारे साथ ही थी स्वामिनी, एक विशानी ने कहा, लेकिन लगता है रास्ता भटक गई। तभी मोहिनी गुस्से में बोली, ऐसे कैसे नंदिनी रास्ता भटक सकती है? मेरी सारी विशानियां जंगल के रास्तों से भली भांति परिचित है। तुम में से कोई भी कभी भी रास्ता नहीं भटक सकता। नंदिनी का ऐसे रास्ता भटकना, तुरुक्षणी का फिर से दिखाई देना संकेत है कि इस निर्वाणा भवन के जो नियम तय हैं, उसे किसी न किसी ने जरूर तोड़ा है। तभी उसने सभी विशानियों की तरफ देखते हुए बोला, याद है ना तुम्हें वो नियम? इधर जहां मोहिनी विशानियों से निर्वाणा भवन के नियमों के बारे में पूछ रही थी, वहीं नंदिनी डरते डरते भवन के आंगन के विशाल गलियारे में भाग रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे आज ये उसका आखिरी दिन होने वाला है।
वो जल्द से जल्द उस तरफ पहुंच जाना चाहती थी जहां मोहिनी का निवास था। कौन से नियमों की बात कर रही थी मोहिनी और क्यों विषानियों को दिखी थी तुरुक्षणी? अब क्या होगा नंदिनी के साथ और क्या होगा रुद्र के साथ जब वो पहुंचेगा अरण्यग्राम? जानने के लिए सुनते रहिए मोहिनी,